अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान और आज मेरे साथ दो मेहमान, ख़ास मेहमान एजाज़ सैयद, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार लाहौर से हमें ज्वाइन किया है। आप सबके जाने पहचाने और पसंदीदा व्लॉगर जनाब इमरान शफ़क़त ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले तो एजाज़ आपसे मालूम करना चाहेंगे, इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म की बातें चल रही हैं, कौन कौन से नाम सामने आए हैं और किसका ज़्यादा चांस है निगरान वज़ीर आज़म बनने का? मतियुल्लाह, ये जो निगरान वज़ीर आज़म है ना, हालांकि पहले भी आप बहुत से नाम दे चुके हैं। जी सारे ही बहुत सारे नाम दे चुके हैं। जी हाँ, नहीं मैं तो बहुत सारे नाम नहीं, मैंने एक ही नाम दिया था। लेकिन जो भी सूरत हाल आपको पता है कि क्या है। मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ अभी तक, और मैं काफ़ी हुकूमती लोगों से मिला हूँ इस हवाले से, और मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो भी इधर बातें कर रहे हैं ना, सारे किसी को कुछ पता नहीं है। बशमूल ये आपके या मतलब मैं कि आपके बशमूल अलावा? बशमूल मेरे अच्छा। बशमूल मैं ये समझता हूँ कि जो मालूमात, एग्जैक्ट मालूमात है ना कि कौन होगा, मेरे ख्याल में इस बात का फ़ैसला हो चुका है। और इस बात का जो इल्म है चार बंदों को है। एक नवाज शरीफ साहब हैं, आसफ अली जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं और आसम मुनीर साहब हैं जो कि आर्मी चीफ है। इन चार के अलावा किसी को कोई मालूमात है नहीं है। वो सारे अंदाजे लगा रहे हैं। आपका क्या अंदाज़ा है? अभी जो नाम वैसे मीडिया पे चल रहे हैं, एक तो हफीज़ शेख साहब हैं और दूसरे जलील अब्बास जिलानी जो डिप्लोमेट हैं, क्योंकि आप फॉरेन ऑफिस भी कवर करते हैं, तो जलील अब्बास जिलानी, इसहाक डार साहब की भी नाम चल रहा है तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम भी चल रहा है ना, जिसे और कोर्ट साहब रिटायर्ड को। जज हैं शायद। जी हाँ, जी। तो इन नामों में से किसका ज़्यादा चांस है और जलील अब्बास जिलानी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, फॉरेन ऑफिस के अफसर हैं, जो फॉरेन ऑफिस में जो बंदा काम करता है या जो भी सरकारी मुलाजमत जो भी काम करता है, तो वो मती आपको पता है कि वो कोई ऐसा काम कभी भी नहीं करता कि जिससे लोग नाराज़ हों या ताकतवर लोग नाराज़ हों, कम अज़ कम। ठीक है। तो अब ये जलील अब्बास साहब अच्छे, इनकी शोहरत बुरी नहीं है, अच्छे प्रोफेशनल थे, डिप्लोमेट थे, अच्छा इन्होंने और अमेरिका में भी ये सफ़ीर रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे वो सफारत की जिम्मेदारी उन्होंने की। फॉरेन ऑफिस में फॉरेन बड़ा सेक्रेटरी। जी फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है, वो तो यहाँ पर तो एक ऐसा ओहदा होना चाहिए, ऐसा शख्स होना चाहिए जो मल्टी डायमेंशनल हो, जो आईने पाकिस्तान की अहमियत को जानता हो, जो उसका पहरा देना जानता हो। ठीक है ना? निगरान ठीक वज़ीर है। आज़म बेचारा क्या करेगा? नहीं नहीं, वज़ीर आज़म अगर देखें करना चाहे तो बहुत कुछ कर क्या सकता है। कर सकते हैं? 3 महीने उसके बाद होते नहीं है। ऊपर से इलेक्शन कमीशन कहता है आईनी तौर पे मतियुल्लाह, अगर सब कुछ वज़ीर मैंने आज़म हो करना ना, है। अगर वज़ीर आज़म हो तो जनरल ज़ियाउल हक के नीचे बैठ के मोहम्मद खान जुनेजो ने वज़ीर आज़म बनकर दिखाया था। ये तारीख है, अच्छा। तारीख है। ठीक है कि जिस ज़ियाउल लेकिन हक वो ने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, जैसे भी थे जी इलेक्टेड जी थे। जी 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 देख लें, लेकिन और निगरान इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड होगा। वो इलेक्टेड थे लेकिन वो सिलेक्टेड भी थे। ज़ियाउल हक साहब की पसंद थे ना, पीर पगाड़ा साहब ने उनको मुतारफ करा। लेकिन आप देखें, मोहम्मद खान जुनेजो उस वक्त पार्लियामेंट में खड़े होते हैं और तकरीर करते हैं और कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि डिक्टेटरशिप और जमहूरियत साथ साथ नहीं चल सकती। फिर साबित तो ठीक अदरवाइज है, हुआ ना, वो बट अदर एनीवे। नहीं, वो अदरवाइज साबित हुआ अब ना। ये वो बता तो दें कि निगरान वज़ीर आज़म को लाने के मकासद क्या हैं? मतलब निगरान जो मुद्दत होगी निगरान हुकूमत की, उस दौरान क्या क्या मकासद हैं जो हासिल करने हैं एक निगरान वज़ीर आज़म के ज़रिए? मेरा ये ख्याल है मतियुल्लाह कि जो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम की गई हैं, वो उससे पता लगता है कि ये काम क्या क्या होगा। आपको पता है कि निगरान वज़ीर आज़म को इस बात का अख्तियार दिया गया है कि वो जो पहले से मंसूबे चल रहे हैं उसके ऊपर कोई कलीदी फ़ैसला कर सकें, यानी कि IMF के हवाले से फ़ैसला कर लें, CPEC के हवाले से और दीगर। लेकिन एक और जो अहम चीज़ है जिस पर हम लोगों ने कम गुफ्तगू की है, वो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया गया है कि वो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो कानून है उस पर भी काम कर सकता है। यानी कि कोई बड़े फैसले होने बड़े वाले। फैसले हो सकते हैं। वो फ़र्ज़ करें कि वो कहे कि जी PIA ये लॉस में जा रहा है, इसे प्राइवेटाइज कर दें, तो तो इसका कर मतलब सकता है है। ये ठीक है, वो यानी कि वो कोई ये भी कहे मुंतखब हुकूमत ये बोझ नहीं उठा सकती मुंतखब थी हुकूमत। और इस बात का इम्कान है
कि निगरान हुकूमत के दौर में बड़े फ़ैसले हो सकते हैं, मुश्किल फ़ैसले हो सकते हैं, जो यकीनी तौर पे वर्करों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा और एक मुश्किल भी हो सकती है। इमरान शफ़क़त साहब, आप तख्ते लाहौर के करीब ही बैठे हैं, तो आपको क्या आवाज़ें आ रही हैं तख्ते लाहौर के अंदरून, आवाज़ें क्या हैं? देखें, बात यह है कि मेरे मेरे पास तो आवाजें जो है वो बड़ी अजीबो गरीब सी हैं। मुझे इलेक्शन वक्त पे होते हुए कोई ऐसी आवाज नहीं आ रही कि जो जिसके ऊपर आप यकीन कर लें कि इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त के ऊपर होंगे। और ये जितनी तरामीम हुई है, कानून साजी जिस तरह करके इन्होंने की है, वो अभी आप वही इशारा कर रहे थे। अजीब बदकिस्मती है कि हमारी जो मुंतखब हुकूमतें होती हैं वो बड़े अहम काम जो हैं वो करने का हौसला नहीं रखती, और फिर जो काम होने वाले होते हैं उनके लिए कहते हैं कि जी ये कोई गैर मुंतखब हुकूमत आएगी, निगरान हुकूमत, तो उससे करवा लेंगे, टेक्नोक्रेट, कोई नेशनल गवर्नमेंट, कोई इस तरह की चीज है। तो ये बेसिकली तो हमारा ये जो समाजी टेढ़पन है ना, या जो हमारे रवैयों के अंदर की जो मुनाफिकत है, ये उस तरफ इशारा है इसका। तो मुझे आपने मुख्तलिफ नाम आप ले रहे हैं, देखें नाम जो भी होगा, ये जिस तरह एजाज साहब ने कहा कि ये तो चार लोगों को पता है और ये डिसाइडेड है कि कौन होगा। तो सर वो मेरा ख्याल है वो जो भी होगा, दो बातें होगी, बड़ा ताबेदार होगा। वो जिस काम के लिए उसको लाया जाएगा सर, वो आंखें बंद करके करेगा। और अपनी वो जो एक होती एक मैं आपको एक बड़ी पते की बात बता रहा हूँ कि ये मैंने किसी से पूछा और मैंने कहा कि जी के फलां बंदा भी तो हो सकता है, वो भी ठीक है, उसके मैंने क्रेडेंशियल्स गिनवाए। तो उन्होंने कहा कि यार कि देखे, एक बंदा जो है वो आके कहना शुरू कर दे कि नहीं, आपने जो कहा है, जो आपने फैसला किया है वो ठीक नहीं है, उसको यूं करके कर लेते हैं। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग इतना भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि कोई आके अपनी माइंड एप्लीकेशन शुरू कर दे। तो ठीक। बंदा बड़ा ताबेदार किस्म का लाया जाएगा, हम्म। बंदा बड़ा फिट होगा, और वो तो इलेक्शन मतलब बिल्कुल ताख़ीर नहीं से कि क्या मुराद है? आपका इशारा ये मुश्तरका मफादात कौंसल के कुछ फैसलों की तरफ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये तो इशारा दिया था, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कुछ अर्सा पहले, कि जो इलेक्शंस होंगे वो नई मरदमशुमारी के नताइज जो हैं, अगर उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया तो फिर ये सवाल पैदा उठेगा कि ये इंतखाबात जल्दी हो सकते हैं या नहीं। तो अब तो मेरे ख्याल में मंजूरी होगी ये मुश्तरका मफादात कौंसिल की, तो क्या यही वजह बनेगी? क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था, जो मेरे सामने ये स्टोरी है उसमें कहा गया नहीं था नहीं, कि वजह तो देखें, अगर वजह जो है हालिया ना, देखें मरदमशुमारी को मतलब तमाम सियासी जमातों की जानब से तस्लीम कर लिया गया तो इसके लिए नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी, जिसके लिए 4 वक्त का दरकार माह का वक्त दरकार होगा। और मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन से पहले नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात का सवाल नहीं उठता। तो अब तो मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो रहा है। जी हो रहा है। अच्छा देखें, बात यह है कि वजह वजह ढूंढना कोई मसला है पाकिस्तान में? कोई हीला बहाना, कोई आईनी कोई जवाब ढूंढना है पाकिस्तान में कभी मसला नहीं रहा। पहले ये कुछ लोगों ने फैसले करने होते हैं कि ये काम हमने करना है, उसकी वजह अगर है तो वेरी गुड, नहीं है तो वजह सामने आ जाती है। ये वजह सामने आ गई। मेरे कुछ जो दोस्त हैं उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिएक्ट करेगी, और सर वो लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और जो आपने सुन लिया होगा कल कि जो अपने हैं, अब क्या नाम है इनका, बड़े बिलावल। जो वजीर वजीर इत्तलात व नशरियात रहे, कायरा साहब, जी कायरा जी। साहब, हमारी अच्छा जो कायरा साहब ने कह दिया, कायरा साहब ने कहा जी एक महीना ऊपर हो जाएगा तो क़यामत आ जाएगी। हम्म। तो देखें, बात ये है कि ये जो है ना जी, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है ये बहाने हैं। असल फैसला वो है कि, या असल रीजन हमें ढूंढनी चाहिए कि ये किस वजह से आगे चीजें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, या आपके ख्याल में क्या वो वजह हो कौन सकती से। है? आपका तज्जिया क्या सर दो कहता है? वजूहत। सर मेरा तज्जिया इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड करता है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और जी मैं जी। ये तवात्तर के साथ ये वाली बात कर रहा हूँ। जाहिर है कि निगार खाने में किसी तूती की आवाज कहाँ पे सुनी जाती है, लेकिन मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मैं काफी दिनों से ये वाली बात रिपीटेडली कर रहा हूँ कि सर दो काम है। एक है कि उन कुछ लोगों को लगता है कि ये जो इमरान खान साहब नामी जो भी प्रोजेक्ट था हमारा, और बाकायदा था, इसको लपेटना है, इसको रीसेट करना, ग्रेट रीसेट ये टर्म है। जिस तरह
किसी ने आज तक प्रोजेक्ट इमरान खान नामी टर्म से इनकार नहीं किया। आने वाले दिनों में आप ये लिख लें कि ग्रेट रीसेट एक टर्म के तौर के ऊपर ली जा रही है और इसी के नीचे सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, या ये यही एक प्लानिंग है। लेकिन अच्छा, इमरान शफकत रीसेट में साहब क्या है कहीं कि कहीं इस इमरान खान प्रोजेक्ट को रीसेट करते करते पूरा सिस्टम ही रीसेट ना हो जाए ना, या अपसेट ना हो जाए कहीं। सर अगो तेरे पागल चाहिए, अगो तेरे पागल चाहिए बस। वो तो फिर देखे, जब आप कोई काम करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी तो आता है ना। प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करने वालों ने तो अपने ख्याल में बहुत बड़ा तीर मारा होगा कि हम तो पाकिस्तान की पता नहीं कौन सी खिदमत करने जा रहे हैं, लेकिन वो गले पड़ गया। तो अब वो कहते हैं, वो मतलब जो ताकतवर लोग हैं, कि जहां से उठाया गया था वहीं पर उसको वापस हमने रख के आना है। ठीक है, तो चले। उसके लिए एक एक तो ये बीमारी वाला काम एक है। बीमारी से निजात हासिल करने के लिए जो दवाई इस्तेमाल की जा रही है, कहीं उस दवाई से बड़ी बीमारी ना पैदा हो जाए और कीमोथेरेपी फिर है फैल जाए। ये भी हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला रहा ये है। एक इमरान शफकत साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आपने जिस प्रोजेक्ट का जिक्र किया उस प्रोजेक्ट की सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात करेंगे उस प्रोजेक्ट की जिसको बकौल इमरान शफकत के अब बंद किया जा रहा है, ग्रैंड रीसेट किया जा रहा है। मगर उससे पहले एक मुख्तसर मालूमात और एक बड़ी ज़रूरी इंफॉर्मेशन। मुश्तरका मफादात काउंसिल जो है आइन के आर्टिकल 152A के 153 के तहत, आइन के आर्टिकल 153 के तहत बनाई गई हैं और इसके 8 मेंबरान हैं और ये 13 मई 2022 को ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। और इसमें 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं। एहसन इकबाल हैं मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, नवीद कमर मिनिस्टर फॉर कॉमर्स और ख्वाजा साद रफीक मिनिस्टर फॉर रेलवेज, और प्राइम मिनिस्टर इसकी सरबराही करते हैं। इस मफादात काउंसिल ने अब नई मरदमशुमारी के नताइज को बाकायदा सरकारी तौर पर मंजूरी दी है। आइन के मुताबिक ये जो काउंसिल है, अगर ये नई मरदमशुमारी के नताइज को सरकारी तौर पर मंजूरी दे देती है तो फिर नई हल्का बंदियाँ होती हैं और उन हल्का बंदियों की बुनियाद पर ही इलेक्शंस हो सकते हैं। अब इसमें सिर्फ एक सवाल ये पैदा होता है कि जो निगरान हुकूमतें हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, क्या एक निगरान हुकूमतों के जो वज़ीर आला हैं, क्या वो इस मुश्तरका मफादात कौंसिल का हिस्सा हो सकते थे? तो इसका जवाब यही है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की जब ये आइन में शिक रखी गई 1973 के आइन में, तो उस वक्त 18वीं तरमीम नहीं थी और ना ही निगरान हुकूमतें थी। तो अगर ये एतराज़ उठता है तो यकीनी तौर पे अब इसका जवाब तलाश करना होगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो आगे चलते हैं उस प्रोजेक्ट के हवाले से। मगर इमरान शफकत साहब, आपने जिस प्रोजेक्ट के ग्रैंड रीसेट का जिक्र किया, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ PTI की जेल में मुलाकात हुई है अपने एक वकील नईम पंचोठा साहब के साथ, और उनके वकील ने जेल में उनके साथ मुलाकात करने के बाद बाहर आके मीडिया को कुछ चेयरमैन PTI के नए मुखालफिन का बताया जो उनको जेल के अंदर भी सुकून से नहीं रहने दे रहे। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है जब से आप अरेस्ट हुए हैं, तो किस हालत में आपको रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे C क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहां पर ओपन वॉशरूम है, उसके ऊपर वॉशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहां पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा गया है। खाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, दे मुझे दाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना। तो जनाब मिर्ज़ा सईद साहब, आपसे ही हम शुरू करेंगे। इमरान शफकत साहब के पास जरा बाद में जाएंगे। तो ये जिन हालात में चेयरमैन PTI को जेल में रखा गया है, तो आपको उनके वकील की बातें सुन के कुछ और भी याद आता है? बिल्कुल याद आता है। ये जो आपने आज प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम के एक हमारे मेहमान हमारे साथ हैं इमरान शफकत साहब। अभी पहले गुफ्तगू हो रही थी हमारी, तो वो आपको पता चल गया होगा कि आज ही के दिन इमरान शफकत साहब को और इनके एक साथी को इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में गिरफ़्तार किया गया था। आपने पिछले महीने
अपने अगवा की दूसरी एनिवर्सरी गुजारी। आपने देखा कि किस तरह रज़ी दादा को गिरफ़्तार किया गया था। आपने देखा कि किस तरीके से पॉलिटिकल जो अरेस्ट हुई थी इमरान खान साहब के दौर में। आपने देखा कि किस तरीके से जो मीडिया के ऊपर बहुत सारे चेहरे उनका आना बंद कर दिया गया था। नुसरत जावेद साहब टेलीविजन पे नहीं आ सकते थे। चलिए वो तो ये मैं एक बात पॉलिसी, लेकिन जेल के अंदर जो कवायद के मुताबिक सहूलतें हैं। मतलब मुझे लेट मी कम टू द पॉइंट। खान साहब ने अमेरिका में खिताब करते हुए कहा था कि मैं जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, उनके कमरे से एसी उतरवा लूंगा। उन्होंने कहा था जेलों से मैं पाकिस्तान वापस जाकर जेलों से एसी और टीवी निकलवा लूंगा। अब जो बातें वो करते रहे, अब वो बातें उनके सामने आ गई हैं और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अब हमारे लिए बतौर जर्नलिस्ट हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम इमरान खान साहब की मजम्मत करें। हम ये ज़रूर कहेंगे इमरान खान साहब की इमरान खान उनके उन कामों की आज मजम्मत करें, मैं जो माजी में करते रहे, ठीक है। आज के दिन आज जो चीज़ें हैं ये मुकाफ़ात अमल भी हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब के सीखने का एक कोर्स है। अगर वो कुछ सीख लें तो, कुछ समझ जाएं तो। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, तो साबिक वज़ीर आज़म उनका जो भी कंडक्ट रहा हो अपने दौरे हुकूमत में, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म को उनके शायान शान जेल में जो तरीका कार तय है, अगर उनकी A क्लास बनती है या B क्लास बनती है तो उनको दी जानी चाहिए। अगर उनके साथ रवैया अच्छा नहीं रखा जा रहा तो मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त करना चाहिए। ये बात इमरान खान की, नवाज शरीफ की, यूसुफ रज़ा गिलानी की, बेनज़ीर की नहीं है। बात है उस ओहदे की जो कि विल ऑफ द पीपल को ज़ाहिर करता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब के साथ अगर रवैया अच्छा नहीं रखा जा रहा तो ये ज़्यादती है और ये बड़ा अफसोसनाक। और आप बड़े दिल से जो है इसकी मजम्मत कर रहे हैं। हाँ, ये रवैया ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में किसी भी प्राइम मिनिस्टर को आप उसके सियासी नज़रियात से, उसके कॉन्डक्ट से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो कवायद हैं जेल के, इमरान शफ़क़त साहब, एजाज सैयद ने तो कहा बड़ी अफसोस की बात है अगर ये कवायद के मुताबिक वो जेल में सहूलियात नहीं मिल रही। तो आपने तो एक दफ़ा व्लॉग भी किए थे मच जेल में सफाई और तैयारियों के हवाले से, तो ये तो अटक जेल में भी बिल्कुल सफाई का ख्याल नहीं रखा गया। दिन को मक्खियाँ और रात को मच्छर और कीड़े। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि देखें कि अटक जेल का इंतखाब क्यों किया गया। इसलिए किया गया कि वहां पर बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अब मुझे नहीं पता, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर B क्लास और A क्लास है ही नहीं। C क्लास ऐसी जेल का इंतखाब करना, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, वो मेरे पास खबर थी कि जी मच जेल में इनको रखा जाएगा। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अगर उनका कंडक्ट और उनके बाहर के लोगों का कंडक्ट ठीक नहीं होता, या ये नक्शे अमन के लिए खतरा बाहर बनते हैं इनके कुछ लोग जो कि नहीं बने अभी तक, तो फिर ये मच जेल जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? मैंने पहले भी गुजारिश की थी आपसे कि हमारी बिल्ली हमें में हो। ये जो आपने बात की थी ना एजाज सैयद साहब ने कि जी के एक वजीर आजम, साबिक वजीर आजम, देखें किताबी तौर के ऊपर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर जमीनी हकायक के ऊपर जाएं तो इमरान खान साहब को तो बिल्ड किया गया था, प्लांट किया गया था, खड़ा किया गया था, और ये हमने तो ऑब्जर्व किया है, जिन्होंने इनको बिल्ड किया था, प्लांट किया था, खड़ा किया था, वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि ये चीज क्या थी। और मैं समझता हूं कि चले वो जो होता है ना कि फिर आप चले जाते हैं अखलाकियात के असूलों के ऊपर, बिल्कुल ठीक बात है। मैं कहता हूं कि आम पाकिस्तानी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए जिस तरह का सलूक हमारी जेलों में एक आम कैदी के साथ होता है। आज की मैं आपको बात सुनाऊं कि आज उनका मुंह मिलाजा था। वो जो पहले दिन होता है वो पहले दिन नहीं हुआ, आज हुआ था। वो जो जेल सुपरिटेंडेंट के सामने पेशी होती है, वहां पर उनको पेश किया गया। उनको 2 खतर के सूट दिए गए, 2 वो जो यूनिफॉर्म टाइप होता है, 2 सफेद टोपियां दी गई, 3 मुशक्ती दिए गए, जो वो कैदी नंबर अलॉट किया गया, और उनसे पूछा ये मेरे कानों को यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अल्लाह से माफी मांगी कि अल्लाह ताला माफ करे कि इस लेवल का सलूक हो रहा है। कि उनसे पूछा गया नाम, उन्होंने कहा इमरान, ना खान का ना अहमद, इमरान अहमद खान नियाजी, इस तरह का पूरा उन्होंने साहब के लाके नहीं लगाए। इमरान पूछा आगे से, साथ में चीफ वार्डन भी था कि
वल्द, तो उन्होंने कहा इकरामुल्ला, न्याजी नहीं लगाया। फिर उन्होंने पूछा जुर्म। अब मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं आया, बंदा तोशाखाना या कोई इस तरह का कह देता है घड़ी चोरी, ये खान साहब ने कहा घड़ी चोरी। और जहां पर वहां पर मुंह मुलाजा था, वहां पर कुर्सी नहीं थी, खान साहब खड़े थे वहां पे। ये अब जो खबर जो मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था, बंदे ने कसम खा के बताया कि ऐसा ही हुआ। लेकिन क्या ये सब सारी कुछ बात का मतलब क्या है इमरान शफकत साहब, ये सब कुछ नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और दूसरे वज़ीर आज़मों के साथ नहीं होता? सबके साथ हुआ। ये हमारे यहाँ वतीरा है। चले, मैं और बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि उनके साथ भी अगर हुआ था तो कोई उनको तोड़ना चाहता था। नवाज शरीफ साहब के सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार किया, मतलब क्या था कि अजियत देना। अब इमरान खान साहब का ये मुझे कोई शख्स बता रहा था कि चूंकि उनका इस तरह के रिश्तों वाले मामला उनके उस तरह से है नहीं, तो उनको उनके पास तो फिर जिन्होंने सबक सिखाना है, और फिर सबक मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जहां तक मामला ले गए थे और जहां कोई पॉलिटिकल माइंड उस सतह तक मामला नहीं लेके जाते, और अब उनकी इमरान खान साहब को कीमत देनी पड़ रही है, ये सबक सिखाया जा रहा है उनको। और ये जो भी सलूक है उनके साथ, ये बेसिकली मुझे लगता है कि खान साहब जो है ना, वो अपने मुंह से कुछ सुनना चाहता है कि मेरी बात, मुझे लगता है मगर जो वकील साहब है उनके नाइम पंजोथा साहब, तैयार हूं, मुझे कहीं पे भेज दें। इमरान शफकत साहब जो वकील साहब हैं नाइम पंजोथा साहब, उन्होंने बाहर आके मीडिया को ये बताया कि खान साहब कहते हैं मुझे अगर डी क्लास में भी रखेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं अपनी जगह पे कायम हूँ। सर भी बाथरूम में थे, गिरफ्तारी वाले दिन बाथरूम में थे। ये खबर आप दी थी टेलिंग्स पे, पूरी स्टोरी सुनाई थी, किस तरह दरवाजा तोड़ा गया, किस तरह निकाला गया, खुशरा बीबी ने क्या क्या बददुआएं दी। जावेद चौधरी साहब ने तो दरवाजे के अंदर से जो आवाजें निकल रही थी वो भी उन्होंने अपने व्लॉग में सुनाई है। नहीं, वो मुराद सईद की बताते रहे वो। अच्छा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पीटीआई ने अपने ऑफिशियल जो उनके पेजेस है, वहां पर खान साहब के बेडरूम के वॉशरूम की और वो जो गैलरी सी एक है, एक वो जो ड्राइंग रूम और उनके घर वो जो कमरा है उसके दरमियान में उन्होंने शीशे की जो दीवार खड़ी की हुई है लोहे के फ्रेमों में, बुलेट प्रूफ शीशा है वो सारे का सारा, वो टूटा हुआ, ये इन्होंने खुद शेयर की है। मैंने तो चीजें नहीं देखी थी, ये तो बाद में इन्होंने पीटीआई वाले ने खुद शेयर की है। तो अगर मकसद ये है कि मुझे लगता था कि खान साहब वॉशरूम में क्यों घुसे हुए थे, उनको पता चल चुका था, लोगों ने बता दिया होगा, उनके लोगों ने, उनके वकला ने कि जी कि आपको सजा हो चुकी है, जज साहब ने फैसला सुना दिया है। तो खान साहब मेरे ख्याल वेट कर रहे थे बंदियाल साहब का कि सुप्रीम कोर्ट में गए हुए कोई लोग, तो हो सकता है कोई ऑर्डर आ जाए। अच्छा, ये मेरी असेसमेंट है। चलें ठीक है, आप इतने जल्दी तो मेरे ख्याल में बंदियाल साहब दस्तयाब नहीं हो सकते, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। एजाज से सब ये जो मेरे सामने एक एप्लीकेशन है जो कि शेर अफजल मरवत साहब हैं, वकील हैं पीटीआई के, उनकी तरफ से दायर की गई है, और ये जो दरख्वास्त है इसमें कहा गया है कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो हैं वो सुप्रिटेंडेंट जेल से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुझे कुछ फैसिलिटीज़ दी जाए और मुझे वो बेसिक राइट्स दिए जाएं, और क्योंकि बतौर स्पेशल अटर्नी इमरान खान उन्होंने ये सुप्रिटेंडेंट जेल को दरख्वास्त दी है। और अब ये मामला भी जो है A क्लास और B क्लास का, ये कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके ऊपर भी समाअत होगी। मगर मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहता हूँ कि वो जो रेड लाइन की बात होती थी कि हमारी रेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, तो वो रेड लाइन की जो डेड लाइन देने वाले हैं वो कहाँ हैं? और कुछ विजुअल्स हमने देखे, वीडियोस भी शेयर हुई सोशल मीडिया पे पीटीआई के कुछ सपोर्टर्स की तरफ से, वो वीडियोस भी बाद में जाली साबित हुई। तो लोग क्यों नहीं निकले आपके ख्याल में इस दफ़ा रेड लाइन के क्रॉस होने पर? मतलब सबसे बड़ी वजह तो ये है कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो पकड़ धकड़ हुई है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और आपको पता है कि पीटीआई के काफ़ी फॉलोअर्स, एक्टिविस्ट गिरफ़्तार हुए हैं, और वो इसलिए गिरफ़्तार हुए हैं कि उस दिन वो अपनी रेड लाइन के ऊपर रद्द-ए-अमल दे रहे थे। और रद्द-ए-अमल क्या दे रहे थे? वो सरकारी जो तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, सरकारी तनसीबात के अंदर दाखिल हो रहे थे। लाहौर में ब्रिगेड हेडक्वार्टर को जलाने की कोशिश की गई, आग भी लगाई गई। कोर कमांडर हाउस, जिसे जिना हाउस के तौर पे पहली दफ़ा हमें भी पता लगा, बताया गया, वहाँ पर दाखिल हो गए, तोड़ फोड़ की। फैसलाबाद में ISI के एक ऑफिस को के ऊपर अटैक किया गया।
तो ये खौफनाक बातें थी जो उस वक्त की गई। तो और उसके बाद आज एक मुबैना ऑडियो लीक भी आई शमशान बुखारी साहब की, उन्होंने इसकी तरदीद की, मगर जो उसके अल्फाज हैं लगता नहीं है उसमें कुछ तब्दीली हुई हो। उसमें तो ये ज़ाहिर किया गया कि 2-3 दिन पहले कोर कमेटी का कोई फैसला हुआ था जो कि उनको कन्वे किया जा रहा था। नहीं, वो ऐसे ही है। बात यह है कि जो उस वक्त पकड़ धकड़ हुई थी, उसके बाद अब पीटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं उनको एक बात का पता चल गया कि हमने रेड लाइन अगर हमारी गिरफ्तार हो जाए तो हमने कानून की रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी। सही, एक बात का पता लग चुका है उनको। तो अब आप देख लें तो लोग फिर नहीं निकले ही नहीं है ना, ये एहतजाज। ये आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में सिर्फ 4 बंदे इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए, वो मेरे ख्याल में ना ही करते तो बेहतर था, और एक बंदा मेरे ख्याल में 3 बंदे कोयटा में गिरफ्तार हुए। ये टोटल लोग निकले। मगर ये बताएं, सबके बावजूद इमरान शफकत साहब जो पेशावर में बाई इलेक्शन हुए हैं उसके नताइज तो यही बताते हैं कि पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सपोर्ट मौजूद है। आप क्या कहेंगे? देखिए, वोट बैंक तो है इमरान खान साहब का, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। अब ये वोट बैंक कैसे बनाए ये पूछे जाके उनसे जिन्होंने वोट बैंक बनवाया, मतलब जोर लगा के हालात इस तरह के पैदा किए। प्रोपेगेंडा जो है वो रियासती मशीनरी के जरिए, रियासती सरमाए के जरिए कोई 4, 5, 7 साल पूरा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि ये बाकी सब चोर हैं, एक ही तो एक माइंडसेट डेवलप हो गया। अब लोगों के ज़हन बन चुके हैं, अब लोगों के ज़हन आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होंगे। अब देखे, मैं आपको एक छोटी सी बात, तो ये कितने, ये 3 महीने में तब्दील होंगे या 6 महीने लगेंगे या 8 महीने लगेंगे? अगर सुबह पाबंदी लगा दें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान साहब नाअहल हो चुके हैं, तो बैलेट पेपर के ऊपर अगर पार्टी ना हुई पीटीआई तो किसको लोग वोट डालेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? टर्नआउट कम हो जाएगा। बहरहाल जी, सर बात ये है कि हम इसी वजह से कहते हैं कि इस तरह के तजर्बे ना किए जाए। सही, इसी वजह से कहते हैं कि फिर बाद में आपको ये तजर्बे संभालने मुश्किल हो जाते। जी, हम असल में ये है कि हम ना इन तजर्बों की हिमायत कर सकते हैं, ना इन तजर्बों को वापस समेटने की मुखालफत कर सकते हैं। हम तो तमाशा ही है, चुप करके बैठे देख रहे हैं। और दूसरी बात ये इमरान साहब, एक तो पहले ही आपके हम नाम का नाम जो है इतना नहीं लिया जा रहा था टीवी चैनल पे, उनकी तस्वीर या आवाज़ सुनाना तो दूर की बात, अब तो वो बाकायदा एक सज़ा याफ्ता और एक कन्विक्टेड शख्स हो गए हैं। तो इसलिए हम उनकी वो वीडियो भी नहीं चला सके जो उन्होंने अमेरिका में तकरीर की थी कि मैं वापस जाके AC भी निकलवाऊँगा जेल से और TV भी निकलवाऊँगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तोशा खाना फैसले के हवाले से जो 3 साल की कैद दी और जिस जज साहब ने दी और जिन वजूहात की बिना पे दी, हम उसके ऊपर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। इमरान शफकत साहब, ताज़ा तरीन इतलात तो ये हैं कि राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इलेक्शन फरवरी मार्च तक जा सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ने आइंदा मंगल को इजलास तलब कर लिया है नई हल्का बंदियों के हवाले से जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का फ़ैसला उससे मुतल्लिक। और ये भी कहा जा रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम फ़ाइनल हो चुका है और शहबाज शरीफ जो है अब राजा रियाज जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको ढूंढ रहे हैं ताकि उनसे मशवरा करके कोई हतमी फ़ैसला कर लिया जाए। तो ये तो एक बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं। वैसे राजा रियाज साहब आपके ख्याल में क्या मशवरा देंगे इमरान शफकत साहब निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से? सर वो जो वज़ीर आज़म मेरा ख्याल है कि उन्हीं की ख्वाहिश के ऊपर बनेगा। वो जो नाम देंगे ना, मुझे लगता है, ये मेरा गुमान है कि वज़ीर आज़म वही मुंतखब होगा जो नाम उनकी तरफ से आएंगे, उनमें से एक नाम होगा राजा रियाज की, क्योंकि जी राजा रियाज साहब की तरफ से। अगर नाम भी हो तो उन्होंने ये कहना है कि मेरी शदीद ख्वाहिश थी इसी बंदे के लिए। नहीं, मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि क्योंकि वो उस तरफ से नाम आना जरा ज्यादा आसान हो, लेकिन चले बहरहाल। नहीं, राजा रियाज साहब मैं तो समझा उन्होंने जिद की तो ये मामला इलेक्शन कमीशन पे भी जा सकता है। हाँ, लेकिन मतलब या तो जिद करेंगे या फिर टिकट लेंगे। उनके जरिए बड़े सारे काम सीधे हो सकते हैं। देखें, बात ये है मतीला जान साहब, ये जो बज़ाहिर में चीज मजाक लग रही है ना, ये हम लोग जो हैं वो जो मतलब कह लें कि कहा करते थे खान साहब कि गलत फैसले कर रहे हैं आप सियासत करें, आप सियासत के नाम के ऊपर जो उद्यम मचाया हुआ है ये ना करें। ये तयशुदा बात थी कि जब आप विकेट छोड़ के बाहर आ जाएंगे पार्लियामान से तो फिर आपकी जगह फिर इसी तरह का कोई कैरेक्टर रहेगा। और फिर जब राजा रियाज साहब अनाउंस हुए थे
अपोजिशन लीडर, तो तब भी लोगों ने यही कहा था कि यार के अल्लाह का नाम लें, वापस में जाएं, बैठें और अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें। अब इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि हाथों वो अपने काटते होंगे अपने दांतों से। जी, अब जो भी निगरान वज़ीर आज़म आएगा उसमें तकनीकी एतबार से पीटीआई की मुशावरत भी शामिल होगी, क्योंकि राजा रियाज है तो पीटीआई के ना, लाइक हाल ही में उन्हें निकाल दिया गया है, लेकिन पर एनीवे जी। एजाज सईद साहब, हम क्विकली फैसले की तरफ आना चाहेंगे। ये कहा जा रहा है कि जज साहब ने बड़ी जल्दी में फैसला किया और फिर फ़ौरन वो बाहर के मुल्क कोर्स पे भी चले गए, तो ये बरतानिया वाले तो बड़े जल्दी बंदे को बुला लेते हैं कोर्स के लिए, ख़ास तौर पर जो बड़े फैसले देने वाले जज हैं, अगले रोज़ ही कहते हैं आ जाओ। अच्छा मतीला, मैं ना जज साहब को ज़ाती तौर पे नहीं जानता हूँ, लेकिन जज साहब का जो वो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही बताता है कि वो अपने तमाम केसेस वो फास्ट ट्रैक पे ही करते रहे, यानी कि वो जिसे कहते हैं ना कि जल्द इंसाफ फराम करते रहे। मिसाल के तौर पे उन्होंने 7 अफराद को सज़ाए मौत के केसेस में, यानी कि कत्ल के केसेस में 7 अफराद को सज़ाए मौत दी है। इससे पहले वो ये वुमेन जो हरासमेंट के केसेस हैं वो करते रहे हैं, 14 के करीब और इन्होंने अहम केसेस हैं उनको। ये फरिश्ता कत्ल केस जो है उन्होंने डिसाइड किया हुआ है और वो भी डे टू डे हियरिंग करते और ओपन कोर्ट में फैसले लिखवाते हैं, ओपन कोर्ट में। ये भी बड़ी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़ा कम है। और मती, आपको पता है कि जो जजेस हैं, जजेस की नंबरिंग होती है, यानी कि उनका ना परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है। तो हमारे एक साथी रिपोर्टर हैं अरफा जकी, तो अरफा ने बताया कि उनके जो नंबर्स आए हैं वो 100% से भी ज़्यादा हैं। अच्छा जी, उनकी परफॉर्मेंस के जो नंबर्स आए हैं तो वो उनके नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं। 100% से ज़्यादा हो सकता है, मतलब 100% से ज़्यादा, मतलब ये कि यही तो शक कर रहे हैं अपोजिशन वाले कि 100% ज़्यादा नंबर देंगे। नहीं, जो आम तौर पे जो जजेस को जो नंबर्स मिलते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा नंबर है। बहरहाल ये बरतानिया जो चले गए फौरी तौर पे, ये पहले से अप्लाई किया हुआ था उन्होंने। अच्छा, ये तो पहले से अप्लाई किया हुआ था। अच्छा, तो आई डोंट नो कि क्या है मामला, लेकिन ये पहले से अप्लाई किया हुआ था और ये बात भी पहले से अनाउंस्ड है कि उन्होंने 6 तारीख ऑनवर्ड छुट्टी पे जाना था। जी जी, ये तो 1 माह पहले क्या। आखिर में इमरान शफकत साहब वो बाहर एक शायान हैं पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर, नौजवान सपोर्टर, वो तो जज साहब को ढूंढते फिर रहे हैं, वो तो ये बाहर भी उनका पीछा तो नहीं छोड़ रहे। देखें, जज साहब को तो छोड़ें, पहले खान साहब का पीछा कर लें। वो कहाँ पे हैं? वो पता नहीं पुरानी वीडियो चला के अटक के जेल के बाहर पहुंच गए। और सर वो कल समा टीवी दिखा रहा था, वहां पे वो चिड़ी ने पर नहीं मारा। और खान साहब तो यहाँ पे, चलो जेल को छोड़े, खान साहब 9 मई के बाद से यहाँ पर मेरा रोज का रास्ता है, घर को जाता था मैं, तो वो बां कर रही होती थी ये दोजमान पर, ठीक है, वही बंदा ना बंदा बशर। तो ये जो चीजें थी वो खेलने वालों ने सही खेला, राइट टाइम के ऊपर सही टेस्टर लगाया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शफकत। एजाज सैयद सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।